Good morning everyone. My name is Abhyanshi Rai and today I am here to give a presentation of political science on the topic of judiciary. As you all know that judiciary is an organ of the government, because in earlier classes we have read that judiciary is an organ of government. There are three organs of the government: legislature, executive and judiciary. Legislature who legislate the laws, who make the laws; executive who execute that laws; and judiciary where the court system and justice system involved, who keep their eyes on the legislature and executive to see that the legislature and executive doing their work in a proper manner or not. Firstly, judiciary having hierarchy of three: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट. जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो रिप्रेजेंट करती है एट अ सेंट्रल लेवल, हाई कोर्ट रिप्रेजेंट एट द स्टेट लेवल एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट रिप्रेजेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. अगर हम बात करें अपनी सुप्रीम कोर्ट की, तो जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो इस्टेब्लिश हुई थी 26 जैन 1950 को, एंड यहाँ पर टोटल जजेस जो हैं वो 31 हैं, जहाँ पर 30 जजेस जो होते हैं वो नॉर्मल जज होते हैं और 1 जज जो होता है वो द सीनियर मोस्ट जज होता है, जिन्हें हम CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं. सुप्रीम कोर्ट में भी हमें कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए होते हैं अगर हमें एज अ जज वहाँ पे जाना है. सबसे पहला क्वालिफिकेशन तो ये होता है कि वो जो सिटीजन है वो सिटीजन उस कंट्री का होना चाहिए. सेकंड, वहाँ पर कोई एज रिक्वायरमेंट नहीं है. आप, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी एज प्रिस्क्राइब नहीं की गई है कि आपको इस एज में सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए अपॉइंट किया जाएगा. थर्ड थिंग, आपके पास 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लॉयर एंड 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ हाई कोर्ट जज. और यहाँ पर क्या होना चाहिए कि आप जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा वो एक इमिनेंट जूरिस्ट होना चाहिए इन द आइज ऑफ द प्रेसिडेंट, क्योंकि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. अब अगर हम बात करें अपने हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट क्या है? वो रिप्रेजेंट करता है एट द स्टेट लेवल. हाई कोर्ट भी इस्टेब्लिश हुआ था 1862 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में. और हाई कोर्ट जो है उसमें भी 25 कोर्ट्स हैं ऑल ओवर द इंडिया. हाई कोर्ट के लिए भी वही क्वालिफिकेशंस हैं जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के लिए हैं, कि जैसे कि वहाँ पर कोई भी एज रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बताया नहीं गया है. और वो सिटीजन्स ऑफ द इंडिया होना चाहिए, उसके पास 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लॉयर, और साथ ही साथ वो एक इमिनेंट जूरिस्ट होना चाहिए इन द आइज ऑफ द प्रेसिडेंट. क्योंकि वो इसीलिए इमिनेंट जूरिस्ट होना चाहिए क्योंकि आफ्टर ऑल जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वही हाई कोर्ट को अपॉइंट करते हैं, हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं. फिर आता है हमारा सब ऑर्डिनेट कोर्ट. सब ऑर्डिनेट कोर्ट जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जितने भी डिस्प्यूट्स आते हैं, चाहे वो क्रिमिनल ऑफेंस हो चाहे सिविल ऑफेंस हो, सबसे पहले वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करती है? उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करती है. अब अगर हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं कि जुडिशरी होती क्या है, जुडिशरी क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे कंट्री में या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सबसे पहला जो हमारी जुडिशरी है वो एक्ट एज आर्बिट्रेटर in disputes between individuals or private party. जो हमारी जुडिशरी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. किस चीज़ में? टू डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल और प्राइवेट पार्टी. अगर इंडिविजुअल के बीच में और प्राइवेट पार्टी के बीच में कभी भी डिस्प्यूट्स अराइज होती हैं तो वहाँ पे जो एक जुडिशरी है वो एक आर्बिट्रेटर्स की तरह एक्ट करती है, एक जज की तरह एक्ट करती है, और साथ ही साथ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंटरप्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. हैंस जुडिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. तो अब बात आती है कि क्यों जुडिशरी, हमें एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की ज़रूरत है. वाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी? तो हमें एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि अगर सोसाइटी में कभी भी इंडिविजुअल के बीच में डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में इस डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन करने के लिए हमें एक इंडिपेंडेंट बॉडी की ज़रूरत होगी, और वो इंडिपेंडेंट बॉडी हम लोग जुडिशरी को कह सकते हैं. तो अब इस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए वो कैसे रिजॉल्व करेंगे? तो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग उस मैटर को वो रिजॉल्व करेंगे. तो इन सच सिचुएशन डिस्प्यूट मस्ट बी सेलेक्टेड बाय इंडिपेंडेंट बॉडी. इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स द प्रिंसिपल रोल ऑफ जुडिशरी इज टू प्रोटेक्ट द रूल ऑफ लॉ एंड टू इंश्योर द सुपरमेसी ऑफ लॉ. टू डू सो इट इज़ नेसेसरी दैट द जुडिशरी फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर. तो इसमें ये बताया गया है कि जो हमारी सोसाइटी में जब भी डिस्प्यूट्स अराइज होंगे तो हमें एक इंडिपेंडेंट बॉडी की ज़रूरत होगी, और वो इंडिपेंडेंट बॉडी मस्ट बी जुडिशरी, क्योंकि जुडिशरी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. और साथ ही साथ जो जुडिशरी है वो एक प्रिंसिपल रोल प्ले करती है कि वो रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करती है, और साथ ही साथ
सुपरमेसी ऑफ लॉ को क्या करती है, इंश्योर करती है। इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारी जुडिशरी है वो किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर से फ्री हो, ताकि वो अपना काम बहुत ही फ्रीली और बिना डरे कर सके। अगर उसके पास पॉलिटिकल प्रेशर रहेगा तो वो कोई भी अगर जजमेंट देता है तो वो ये सोच के देगा कि अगर मैं इनके हित में जजमेंट नहीं दूंगा तो ये लोग मुझे रिमूव कर सकते हैं। पर यहाँ पर हमें क्या होना चाहिए कि पॉलिटिकल प्रेशर से क्या होना चाहिए, उनको फ्री रखना चाहिए। तो अब यहाँ पे टॉपिक आता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कि क्या क्या क्राइटेरिया हम कह सकते हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंस हो सकती है। तो सबसे पहला है कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर शुड नॉट इंटरफेयर इन द फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी। अगर जुडिशरी अपना एक फंक्शनिंग कर रही है तो उसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर को अपना कोई भी राय नहीं देना है। और साथ ही साथ जजेस मस्ट बी एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन विदाउट फियर एंड फेवर। और जज जो हो वो विदाउट किसी डरे, किसी भी हित के, वो अपना एक राय दे विदाउट एनी फियर और फेवर। जब ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि हमारी जुडिशरी जो है वो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। पर सवाल ये आता है कि व्हेन दिस क्राइटेरिया आर फुलफिल वी कैन सी दैट जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, बट द थिंग इज दैट हाउ इट कैन बी प्रोवाइडेड एंड प्रोटेक्टेड। पर हम उसे कैसे दे सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है कि हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी को प्रोवाइड कर सकते हैं और साथ ही साथ उन्हें प्रोटेक्ट करने का भी काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये है कि लेजिस्लेचर शुड नॉट इन्वॉल्व इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। लेजिस्लेचर जो है जब भी अपॉइंटमेंट ऑफ जज हो रहा है तो वहाँ पे लेजिस्लेचर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। पर सवाल ये भी आता है कि अपॉइंट कौन होना चाहिए एज ए जज, हु कैन बी अपॉइंटेड एज जज। तो वो पर्सन जिसके पास एक्सपीरियंस हो एज अ लॉयर और वो हर एक चीज़ के बारे में जानता हो लॉ के बारे में, वो अपॉइंट हो सकता है एज अ जज। और सबसे पहली बात, जब भी हम जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं तो पॉलिटिकल ओपिनियंस मैटर नहीं करते हैं कि आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, किस पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। कोई भी पॉलिटिकल ओपिनियंस नहीं होते हैं, आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो वो मैटर नहीं करता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में। उसके बाद क्या होता है कि उनके पास एक फिक्स टेन्योर होता है, जिससे कि वो अश्योर हो जाते हैं कि अब मेरे पास एक फिक्स टेन्योर है कि जब तक मेरी रिटायरमेंट एज नहीं हो जाती मैं अपने ऑफिस में वर्क कर सकता हूँ। तो उनके पास एक इस चीज़ की अश्योरिटी है जिससे वो बहुत ही फ्रीली काम कर सकते हैं, बहुत ही विदाउट एनी टेंशन वो काम करेंगे और अपना एक जजमेंट एक रखेंगे, बात रखेंगे अपनी जो उनको रखनी होगी। और उसके बाद सेकेंड, उनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है कि हाँ इन सम एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि जहाँ पर जो जजेस होते हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं, पर वो भी एक रीज़न होना चाहिए कि हम जज को किस बेसिस पे रिमूव कर रहे हैं। अगर वो मिसबिहेव किया है तो हम उस बेसिस पे जज को रिमूव कर सकते हैं। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कुछ मिसबिहेवियर कर दिया है या फिर वो इनकैपेसिटी पावर को ज़्यादा यूज़ कर दिया है, जो उसकी पावर है उससे ज़्यादा यूज़ कर दिया है, तो इस बेसिस पे हम उसको रिमूव कर सकते हैं। पर रिमूवर ऑफ जज भी ना जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है, ऐसे ही हम किसी जज को रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो ये जितनी सारी अश्योरिटी हैं ये बताती हैं कि जुडिशरी जो है वो अपना फंक्शन बहुत ही फ्रीली और फेवरली कर सकता है। फिर ये भी बात आती है कि जुडिशरी को कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता कि जुडिशरी जो है ये गलत कर रही है या ये कर रही है, नहीं, आप उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। अगर आप उनको क्रिटिसाइज़ करते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें एक दिया हुआ है कि आप उनके लिए पेनाल्टी लगा सकते हो जो पर्सन उनको क्रिटिसाइज़ कर रहा है। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी जुडिशरी है वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट किसी पे नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पे डिपेंडेंट नहीं है, वो पार्लियामेंट पे डिपेंडेंट है। जो हमारी पार्लियामेंट है वो सारी चीज़ें फाइनेंशियली इनको देखती है। अब ये सारे पावर्स हमें क्या बता रहे हैं, ये सारे पावर्स हमें यही बता रहे हैं कि जुडिशरी जो है वो एक इंडिपेंडेंस है विदाउट एनी फियर एंड फेवर, विदाउट एनी क्रिटिसिज्म। अब हमारा टॉपिक आता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, मैंने जैसे बोला कि जो पर्सन एक्सपीरियंस होगा एज अ लॉयर और उसको हर एक लॉ के बारे में पता होगा वो अपॉइंट हो सकता है एज अ जज। कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बताया नहीं गया है। पर ये भी बात है कि जब भी अपॉइंटमेंट ऑफ जज होता है तो वो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी होनी रहती है, वो विदाउट पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी होती ही नहीं है। और ये भी हम कह सकते हैं जब वो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी से फ्री नहीं है तो ये कह सकते हैं कि ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस का पार्ट है। उसके बाद क्या है कि जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर, CJI एंड चीफ मिनिस्टर ऑल इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट। हमने कहा कि जब भी अपॉइंटमेंट ऑफ जज होता है तो वो कभी भी कंट्रोवर्सी से फ्री नहीं हो सकता, वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस का पार्ट है। साथ ही साथ जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं, CJI जिसे हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं और चीफ जस्टिस, ये सारे जब भी अपॉइंटमेंट ऑफ जज होता है उस प्रोसेस में ये इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं उनके अपॉइंटमेंट ऑफ जज को। अब बात आती है कि हम अपॉइंटमेंट ऑफ CJI कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये कन्वेंशन है कि जो सुप्रीम कोर्ट का मोस्ट सीनियर जज होता है उनको CJI के लिए हम लोग अपॉइंट करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए उनको अपॉइंट करते हैं। इस कन्वेंशन को 2 बार ब्रेक भी किया गया है।
सबसे पहले तो 1973 में जो हमारे A.N. रॉय थे उनको बनाया गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये हुआ था कि उनके नीचे भी 3 सीनियर मोस्ट जज थे, बट उनको बनाया गया और इस कन्वेंशन को तोड़ा गया जो चलती आ रही थी कि हमें बस सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज होंगे उन्हीं को एज ए अपॉइंट करना है चीफ जस्टिस। तो इस कन्वेंशन को इन 1973 में तोड़ा गया। फिर 1975 में जो M.H. बैक थे उनको भी अपॉइंट किया गया, उनके भी नीचे एक थे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज, उनको हटा के इन्हीं को अपॉइंट किया गया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जो अदर जजेस होते हैं, CJI को तो जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं, बट जो अदर जजेस होते हैं उनको भी अपॉइंट करने का काम कौन करता है? उनको भी अपॉइंट करने का काम हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, बट आफ्टर द कंसल्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड काउंसिल मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। बट यहाँ पे ये बात आती है कि अब जब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से तो कंसल्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे वो CJI से कंसल्ट करते हैं, तो उसका रोल कहाँ गया? जब वो प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से कंसल्ट कर लेते हैं, तो फिर CJI से जब वो कंसल्ट करते हैं तो उसका रोल क्या है? तो ये बात सुप्रीम कोर्ट में गई तो उन्होंने 3 इंटरप्रिटेशन दिए थे। सबसे पहला कि ये मतलब है कि उनको चीफ जस्टिस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछना ही पूछना है, CJI से पूछना ही पूछना है। फिर ऐसा बोला गया कि ठीक है, कुछ समय बाद ऐसा बोला गया कि जो हमारे CJI हैं उनको क्या करना होगा, उनको एक कोलैज बनाना होगा, उनको लिस्ट ऑफ नेम्स देने होंगे कि ये पर्सन अपॉइंट हो सकते हैं और प्रेसिडेंट उनको वैसा देखेंगे कि हाँ ये पर्सन अपॉइंट हो सकते हैं और वो डिसीजन लेंगे। अब बात आती है रिमूवल ऑफ जज की। तो रिमूवल ऑफ जज की अगर हम बात करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। हम ऐसे ही किसी जज को रिमूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हमारे पास है, बट अगर हमें किसी जज को रिमूव करना है तो सबसे पहले हमें पार्लियामेंट में मोशन लाना होगा। उसके बाद जब पार्लियामेंट में मोशन अगर हम ला देते हैं तो हमें दोनों जो हाउसेज हैं पार्लियामेंट की उनसे स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी, 2/3 वोट चाहिए होगा। और उसके बाद क्या होगा कि हमारे जो जज हैं उनको प्रेसिडेंट की साइन चाहिए होगी और उसके बाद जो जज हैं वो रिमूव हो सकते हैं। अब एक बात हमें नोट करनी चाहिए कि जब भी हम जजेस का अपॉइंट करते हैं तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पर जब भी हम रिमूव करते हैं जजेस को तो वहाँ पे लेजिस्लेचर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये हमें क्या बताता है कि यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर्स हैं और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। तो ये सारी चीज़ें रिमूवल ऑफ जज में है। बट क्या आज तक कोई ऐसा जज है जो रिमूव हो सका है? तो हम ये कहेंगे कि हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि पार्लियामेंट तक बात पहुँची थी जज को रिमूव करने के लिए और 2/3 मेजॉरिटी भी मिल गई। हमें पार्लियामेंट में जितने पर्सन होते हैं उसमें से हाफ ऑफ द जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं उनकी हाँ चाहिए होती है। उसमें से जो कांग्रेस के कुछ लीडर्स थे उन्होंने नहीं किया, जिसके वजह से जो वो रिमूव ऑफ जज हैं वो नहीं रिमूव हो पाए। तो एट लास्ट कंक्लूड मैं ये कह सकती हूँ कि जुडिशरी इन सारे रीजन से बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। थैंक यू।